वेलकम बैक। केम सीरीज 2021 के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर प्रारंभ कर रहे हैं, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं और उनको आप एक बार पढ़ने के साथ साथ उसके उत्तर भी देने की कोशिश करें और मैं भी साथ साथ में इसके आंसर बताने की कोशिश करता हूं। लगातार हम इस प्रक्रिया को कंप्लीट करते हैं। इसके अंदर जो प्रश्न दिए गए हैं इसके टॉपिक हम पहले कंप्लीट ले चुके हैं, तो हम प्रारंभ कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन केम सीरीज के अंदर तीसरे नंबर का तीसरा सेट है क्वेश्चंस का, और उस क्वेश्चन सेट के अंदर हम प्रारंभ कर रहे हैं। पहला प्रश्न, इसके अंदर टॉपिक जो इंक्लूड किए गए हैं वो है संयोजकता, यौगिक के रासायनिक सूत्र जिसमें अणुसूत्र शामिल है, रासायनिक समीकरण और अकार्बनिक रासायनिक अभिक्रियाएं, उनके प्रकार और भौतिक रासायनिक परिवर्तन तथा मिश्रण और मिश्रण के अवयवों का पृथक्करण। इससे रिलेटेड इसके अंदर प्रश्न दिए गए हैं और इसका एक टॉपिक या एक क्वेश्चन सेट हम पहले कर चुके हैं और ये इसका सेकंड क्वेश्चन सेट है, जिसका पहला प्रश्न यहां पर आपको दिया गया है जो कि अणुसूत्र से संबंधित है। प्रश्न में दिया गया है अमोनियम सल्फेट का अणुसूत्र प्रदर्शित करिए। अमोनियम सल्फेट का मतलब है इसमें दो प्रकार के आयन हैं, एक है अमोनियम और दूसरा इसके अंदर जो आयन दिया गया है वो कौन सा है, सल्फेट। तो टोटल कौन सा हो जाएगा, अमोनियम सल्फेट। और अमोनियम सल्फेट को यदि प्रदर्शित किया जाए तो इसमें अमोनियम की संयोजकता 1 और सल्फेट के ऊपर आवेश है 2-। इसका मतलब इसको उदासीन करने के लिए यहां पर आपको अमोनियम का दुगना करेंगे जब सल्फेट क्या होगा, अर्थात 2 धनावेश सल्फेट के 2 ऋणायनों से क्या होंगे, उदासीन। ऐसी स्थिति में जो अणुसूत्र बनेगा वो होगा NH4 का होल ट्वाइस और एक SO4 इसके साथ जोड़कर हम इसको दर्शाते हैं। तो यहाँ अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र जो बनता है वो यहाँ पे NH4 होल ट्वाइस और सल्फेट को SO4 लिखते हैं, तो यहाँ पर SO4 दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। इसके अलावा पहले वाले में क्या गलती है, अमोनियम यहाँ पर 1 दिया गया है जो कि संयोजकता को उदासीन नहीं करेगा, जबकि दूसरे के अंदर अमोनियम सल्फाइट लिख रखा है लेकिन ये भी संयोजकता पूर्ण नहीं है। तीसरे के अंदर सूत्र सही लिखा गया है लेकिन ये सूत्र किसका है, अमोनियम सल्फाइट का होना चाहिए, लेकिन उसके लिए यहाँ पर NH की संख्या कितनी होनी चाहिए, 4। तो अगर मैं 4 लिखता हूँ तो इस यौगिक का नाम हो जाएगा अमोनियम और SO3 को हम कहते हैं सल्फाइट। लास्ट में आइट आना चाहिए SO3 के लिए और SO4 है तो क्या आता है, 8। तो इस तरीके से यौगिक का सूत्र हो जाएगा अमोनियम सल्फेट और ये आयनिक यौगिकों के सूत्र की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है, जिसमें धनायन और ऋणायन है उनकी संयोजकता को पूरा करते हुए या धनायन और ऋणायनों के आवेश को उदासीन करते हुए हम सूत्र प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वो भी आयनिक यौगिक दे रखा है, CaSO4.2H2O का आपको रासायनिक नाम प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले तो Ca लिख रखा है जिसका मतलब होता है कैल्शियम, फिर लिखा है SO4 मतलब होता है सल्फेट और फिर 2H2O दे रखा है, इसका मतलब हाइड्रेट कितने हैं, 2 हैं, तो इसको लिखा जाता है डाईहाइड्रेट। तो यौगिक का नाम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। तो ऑप्शन के अंदर आप चेक कर लीजिए, ऑप्शन के अंदर यहां पर दे रखा है कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट केवल सेकंड ऑप्शन के अंदर, और यही इसका राइट आंसर है। लेकिन चौथे ऑप्शन के अंदर आप देखें नाम लिख रखा है कोबाल्ट सल्फेट डाईहाइड्रेट, लेकिन वास्तव में ये Ca से प्रदर्शित किया गया है इसलिए कैल्शियम लिखा जाएगा, और चूंकि यदि कोबाल्ट लिख रहे हैं तो हम इसको CO के द्वारा प्रदर्शित करते, सूत्र वही रहता, लेकिन कैल्शियम के साथ में यस कैल्शियम है तो Ca प्रतीक और कोबाल्ट है तो CO प्रतीक के रूप में हम प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट के अंदर बात करते हैं अगले प्रश्न की, यूरिया के रासायनिक सूत्र को लिखने के लिए कहा गया है। यूरिया का रासायनिक सूत्र जिसमें आपको 4 सूत्र दे रखे हैं, जिसमें पहला है HCl जिसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर कहा जाता है हाइड्रोजन क्लोराइड। अब ये दोनों कहाँ काम में लेंगे ये भी आपको ध्यान में रखना है। हाइड्रोजन क्लोराइड लिख रहे हैं, इसका मतलब यह गैसीय अवस्था में HCl को दर्शाया गया है। यदि इसके जलीय विलयन को लिया जाता है तो उसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर HCl का नामकरण ये यूरिया का सूत्र नहीं है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन क्लोराइड को दर्शाता है। ऐसे HCOH ये फॉर्मिक एसिड का सूत्र है, फॉर्मिक एसिड का सूत्र है जो कि चींटियों के काटने पर या मधुमक्खी के काटने पर या ततैये के काटने के ऊपर जो जलन होती है वो बॉडी में होने वाली जलन का मुख्य घटक कौन सा है, फॉर्मिक एसिड। उसका रासायनिक सूत्र ये दिया गया। तीसरे के अंदर NH2CO NH2 दे रखा है, ये है यूरिया
और इसी के रासायनिक सूत्र की चर्चा की जा रही है। इसका मतलब आपका ऑप्शन थर्ड है वो राइट आंसर है। और चौथे नंबर पे दिया हुआ है CH3CONH2, तो इसको कहा जाता है एसिड और क्रियात्मक समूह है एमाइड, तो इसको हम लिखते हैं एसिड अमाइड। तो ये एसिड एमाइड है। और अगर IUPAC नाम अगर इसका लिखा जाए तो 2 कार्बन के लिए हम लिखते हैं एथ N और फिर अनुलग्न के रूप में लिखा जाता है अमाइड। तो ये हो जाएगा इथेनेमाइड और जनरल या साधारण नामकरण पद्धति के अंदर इसको एसिड अमाइड कहा जाता है। इसी तरीके से यूरिया साधारण नामकरण है और यूरिया का यदि हम IUPAC नाम लिखते हैं तो NH2C डबल बॉन्ड O और फिर वापस NH2 लिखा गया है। इसका मतलब CONH2 ये अमाइड क्रियात्मक समूह है, ये इसका प्रतिस्थापी हो जाएगा जिसको हम लिखते हैं अमीनो प्रतिस्थापी। 1 कार्बन वाला यौगिक है तो हम लिखते हैं मेथ। संतृप्त है चूंकि कार्बन एक ही है तो अनुलग्न N आपको लगाना है। और उसके बाद CONH2 के लिए हम यूज करते हैं अनुलग्न क्रियात्मक समूह का अमाइड। तो यूरिया का IUPAC नाम यदि हम लिखें तो ये आता है अमीनो मिथेन अमाइड। क्या नाम हो जाएगा? अमीनो मेथेनेमाइड। और अमीनो मेथेनेमाइड IUPAC नाम है किसका? यूरिया का, NH2CONH2 जिसको यूरिया कहते हैं। और यूरिया वास्तव में प्रयोगशाला के अंदर बनाया गया प्रथम कार्बनिक यौगिक है जो कि अकार्बनिक यौगिक से संश्लेषित किया गया है। और यूरिया के इस अकार्बनिक यौगिक से संश्लेषण की यह प्रक्रिया वोलर संश्लेषण भी कहलाती है। ये भी आपको जानकारी साथ में रखनी है। नेक्स्ट हम प्रश्न की बात कर रहे हैं। अमोनिया में नाइट्रोजन व हाइड्रोजन के द्रव्यमानों का अनुपात पूछा है। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले क्या आवश्यक है? अमोनिया का सूत्र आना चाहिए। तो सर्वप्रथम हम लेते हैं अमोनिया का सूत्र और अमोनिया का सूत्र होता है NH3 जिसमें नाइट्रोजन की संयोजकता 3 और 3 हाइड्रोजन के साथ ये संतुष्ट या उदासीन NH3 यौगिक बनाता है जिसको हम एजेन भी कहते हैं और इसी का दूसरा नाम है अमोनिया। और अमोनिया के अंदर आपको कहा है N और H के द्रव्यमानों का अनुपात। तो चूंकि N यहाँ पर इसमें कितना एक ही है तो इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 14, 3 हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 3 और ऐसी स्थिति में यहाँ पर इनके द्रव्यमानों का सरलतम अनुपात 14:3 के रूप में होगा। और ऑप्शन में अगर आप देखें तो आपका राइट आंसर होता है नंबर 2। तो इस तरीके से किसी भी यदि यौगिक के अंदर आपको तत्वों के भारात्मक अनुपात पूछे जाएं तो उसको आप इसी रूप में ज्ञात कर सकते हैं। जैसे CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का भारात्मक अनुपात पूछे तो कार्बन का 1 परमाणु, परमाणु द्रव्यमान 12, ऑक्सीजन के 2 परमाणु, परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा ऑक्सीजन का 16, 2 परमाणुओं का मिला के टोटल हो जाएगा 32। तो ऐसी स्थिति में अब इसको सरल करें तो इसका आधा कर दीजिए 6, इसका आधा कर दीजिए 16, इसका आधा करिए 3, इसका आधा करिए 8। तो सरलतम अनुपात के रूप में प्राप्त होगा 3:8। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन निश्चित भारात्मक अनुपात में रासायनिक अभिक्रिया द्वारा CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड अणु या यौगिक का निर्माण करते हैं और यही इसके भारात्मक अनुपात को ज्ञात करने की प्रक्रिया काम में ली जाती है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है जिसमें दिया गया एनिलीन का शुद्धिकरण किस विधि से किया जाता है। एनिलीन की संरचना में आपको प्रदर्शित करूं। बेंजीन वलय के किसी एक कार्बन पर प्रत्यक्ष रूप से यदि NH2 जुड़ा है तो ऐसे यौगिक को हम कहते हैं एनिलीन। और एनिलीन अपने क्वथनांक पर विघटित हो जाता है। नंबर 1 भाप के साथ वाष्पशील है। नंबर 2, नंबर 3 यह जल के साथ पूर्ण रूप से अमिश्रणीय होता है। ऐसी स्थिति के अंदर इसका शुद्धिकरण करने के लिए हम भापीय आसवन विधि का उपयोग करते हैं या स्टीम डिस्टिलेशन का उपयोग करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा भाप आसवन विधि के द्वारा हम एनिलीन का शुद्धिकरण करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में एग्जाम में कई बार पूछे गए प्रश्नों में आता है। तो अगला आपके आता है नेक्स्ट, क्रिस्टलीय पदार्थ की शुद्धता का निर्धारण किससे करते हैं। क्रिस्टलीय पदार्थ है अगर तो वह प्योर है या इम्प्योर है उसका निर्धारण करने के लिए, चूंकि क्रिस्टलीय पदार्थ ठोस है और ठोस पदार्थों के गलनांक हमेशा निश्चित होते हैं
और इसीलिए इनका हम शुद्धता का निर्धारण करने के लिए गलनांक ज्ञात करके शुद्धता निर्धारित करते हैं। यहाँ तक कि कार्बनिक रसायन के अंदर आपको पता है कि प्रायोगिक रूप से जब भी कोई यौगिक दिया गया हो, क्रियात्मक समूह की पहचान करने के बाद हम उस यौगिक का गलनांक ज्ञात करके सिद्ध करते हैं कि दिया गया यौगिक कौन सा है, अर्थात यौगिक की पहचान भी उसी से की जाती है और शुद्धता की जांच भी हम गलनांक ज्ञात करके करते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्रिस्टलीय पदार्थ है उसकी शुद्धता का निर्धारण, प्योरिटी का निर्धारण हम उसकी विलेयता नहीं, हम उसके गलनांक को ज्ञात करके प्रदर्शित करते हैं। तो क्रिस्टलीय पदार्थ की शुद्धता का निर्धारण किससे होगा? गलनांक, या हम कह सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट से इसका शुद्ध निर्धारण किया जाता है। और जितने भी क्रिस्टलीय यौगिक है उनका गलनांक हमेशा निश्चित और एक निश्चित ताप को प्रदर्शित करता है। अगर आप प्रायोगिक रूप से देखना चाहें तो गर्म तवे के ऊपर यदि हम शक्कर के 2-3 क्रिस्टल डाल दें तो आप देखेंगे कुछ देर तक तो क्रिस्टल बिल्कुल ही पिघलेंगे नहीं या नहीं गलेंगे, लेकिन आप देखते रहें तो जैसे ही इनके गलनांक तक ये पहुंच जाएगा वैसे ही ये क्रिस्टल एक साथ पूरा क्रिस्टल पिघल जाता है। इसका मतलब एक निश्चित ताप से पूर्व ताप पर यह क्रिस्टलीय अवस्था में रहेगा, लेकिन जैसे ही इसका गलनांक पहुंचेगा पूरा क्रिस्टल एक साथ द्रव में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात इनके गलनांक हमेशा निश्चित होते हैं और उसी से हम इनकी शुद्धता का निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट है सामान्य भौतिक व रासायनिक विधियों द्वारा इसे न तो बनाया जा सकता है न ही विघटित किया जा सकता है। इसमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, तो पहले से ही पता चल जाएगा एक ही प्रकार के परमाणु हैं, न तो इसे बना सकते हैं न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। तो वह क्या है? तो उसके ऑप्शन आपको दिए हुए परमाणु है, अणु है, यौगिक है या तत्व है। तो यहाँ पर आप परमाणु, अणु में एक से अधिक प्रकार के परमाणु होते हैं, इसलिए ये आपके आंसर। इसमें अणु के लिए वैसे ये प्रक्रिया में एक ही प्रकार के परमाणु हो सकते हैं, लेकिन ऊपर भौतिक और रासायनिक विधियों के द्वारा न तो बनाया न विघटित किया जा सकता है। तो अणु को हम विघटित कर सकते हैं, परमाणु को भी हम विघटित कर सकते हैं, लेकिन यौगिक है तो भी इसको विघटित किया जा सकता है। साथ ही यौगिक में भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु भी होते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे इस ऊपर दी गई परिभाषा को प्रदर्शित करता है कौन? एलिमेंट या तत्व। तो ऊपर दी गई परिभाषा किसको दर्शा रही है? तत्व को प्रदर्शित करती है। तो वह सामान्य पदार्थ जिसको सामान्य भौतिक और रासायनिक विधियों के द्वारा न तो निर्मित और न ही नष्ट किया जा सकता है तथा जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। तो ये तत्व की परिभाषा दी गई है और आपको इससे आंसर ज्ञात करना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एलिमेंट या तत्व जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। इसके बाद आती है अगली बात, भौतिक रूप से सुस्पष्ट एवं यांत्रिक रूप से पृथक करणीय भागों को जो एक निश्चित सीमा रेखा द्वारा पृथक रहते हैं उनको क्या कहा जाता है? ये वास्तव में परिभाषा है और ये किस परिभाषा को प्रदर्शित करता है उसको ऑप्शन से चेक करें। अवस्था है, मिश्रण है, प्रावस्था है या यौगिक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भौतिक रूप से सुस्पष्ट और यांत्रिक रूप से पृथक करणीय भागों जो कि निश्चित सीमा रेखा द्वारा पृथक होते हैं। जैसे एक बीकर के अंदर यदि मैं बेंजीन और साथ में जल ले लेता हूँ तो इन दोनों को यदि मिलाया जाता है तो जल की परत अलग बनेगी और बेंजीन की परत ऊपर अलग बनेगी, जो दोनों को एक निश्चित सीमा रेखा द्वारा दोनों परतें पृथक रहती है। तो ऐसी स्थिति में बेंजीन की प्रावस्था ऊपर रहेगी और नीचे जो प्रावस्था दी गई है वो किसकी होगी? जल की। तो ऐसी स्थिति में प्रावस्था फर्स्ट और सेकंड दो प्रावस्थाएं, दोनों द्रव हैं, एक साथ हैं, लेकिन दोनों निश्चित सीमा रेखा द्वारा पृथक है। भौतिक रूप से सुस्पष्ट है, ये भौतिक रूप से सुस्पष्ट और यांत्रिक रूप से हम इसको पृथककारी कीप से आसानी से पृथक भी कर सकते हैं। और इसीलिए इसके लिए हम विशिष्ट रूप से शब्द का उपयोग करते हैं प्रावस्था, जिसको अंग्रेजी के अंदर हम कहते हैं फेज। तो फेज या प्रावस्था सामान्यतः इसी रूप में प्रदर्शित की जाती है। और यहाँ पर कितनी प्रावस्थाएं हैं? दो प्रावस्थाएं। इसका मतलब बेंजीन और जल का मिश्रण जिसमें दो प्रावस्थाएं हैं, इसे क्या कहा जाता है? विषमांगी मिश्रण कहते हैं।
जैसे अल्कोहल और जल लिया जाए तो उन दोनों में चूंकि एक दूसरे में पूर्ण मिश्रणीय है, एक ही प्रावस्था प्रदर्शित करते हैं, इसलिए उसको हम विलयन या समांगी मिश्रण के नाम से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर परिभाषा किसकी है? प्रावस्था या फेज की परिभाषा है, अच्छी तरह से ध्यान रखना। तो क्या होगी? भौतिक रूप से सुस्पष्ट, यांत्रिक रूप से पृथक्करणीय, दो या अधिक भाग जिनको आपस में या जो आपस में एक निश्चित सीमा रेखा द्वारा पृथक रहते हैं, उसी को हम क्या नाम देते हैं? प्रावस्था कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न और आता है, वापिस रासायनिक सूत्र और उसके नाम से प्रदर्शित है। तो पहले तो है कैल्शियम फॉस्फाइड। तो क्या नाम लिखेंगे? सबसे पहले इनके सूत्र को आप स्पष्ट करें। कैल्शियम का आवेश होता है 2+ और फॉस्फाइड है तो इस पर आवेश होता है 3-, और इन दोनों के आवेशों को यदि क्रॉस करके हम यौगिक का सूत्र लिखें तो Ca3 होगा और P के नीचे 2 लिख के प्रदर्शित करेंगे। चूंकि P पर ऋणावेश है इसलिए इसका नाम हो जाएगा फॉस्फाइड। अनुलग्न के रूप में किसका उपयोग करेंगे? आइड का। और Ca2+ है, धातु है, एकल संयोजी या एक ही आवेश युक्त है और इसका नाम हम सामान्य नाम के रूप में कैल्शियम धातु के नाम के रूप में लिखेंगे। तो यौगिक हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फाइड। इनकी संख्या नहीं बतानी है, केवल आयनिक यौगिकों में धनायन और ऋणायनों का नाम लिख दिया जाता है। सूत्र बनाते समय उनकी संयोजकता को संतुष्ट करते समय इनकी संख्या अपने आप ही निर्धारित हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में यौगिक का नाम क्या होगा? रासायनिक नाम कैल्शियम फॉस्फाइड। तो यहाँ पर ये होगा सेकंड आंसर, कैल्शियम फॉस्फाइड। इसके अलावा पहले ऑप्शन में दिया है कैल्शियम फॉस्फाइट, तो क्या सूत्र होगा? तो कैल्शियम फॉस्फाइट में कैल्शियम तो वही रहेगा, लेकिन फॉस्फाइट किसको कहा जाता है? PO3 3- को हम फॉस्फाइट कहते हैं और कैल्शियम के साथ जोड़ेंगे तो कैल्शियम फॉस्फाइट बनेगा। संयोजकता को या इनके आवेशों को उदासीन करते हुए या क्रॉस करते हुए यौगिक बनाया जाता है। ऐसे कैल्शियम हाइपोफॉस्फाइट, तो क्या हाइपो शब्द अर्थात ऑक्सीजन की संख्या और कम कर दी जाए तो फॉस्फाइट से एक और ऑक्सीजन कम कर दिया जाए तो बनता है PO2 3- और इसी को हम कहते हैं हाइपोफॉस्फाइट। तो ये हो जाएगा कैल्शियम के साथ जोड़ेंगे तो कैल्शियम हाइपोफॉस्फाइट। मैं सूत्र इसका लिख देता हूं कैल्शियम हाइपोफॉस्फाइट का। Ca पर 2 और फॉस्फाइट पर 3 आवेश है तो ये हो जाएगा Ca3। फॉस्फाइट में 2 आयन मिलकर के या 2 परमाणु मिलकर आयन बना रहे हैं इसलिए दोनों को ब्रैकेट में लिखेंगे तो PO2 ब्रैकेट में लिख के कैल्शियम का आवेश इसके नीचे लिख दिया जाता है। तो ये सूत्र हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फाइट का। इसी तरीके से कैल्शियम फॉस्फेट कहा जाए तो कैल्शियम फॉस्फेट में Ca और फिर हो जाएगा यहाँ पर 3 और फॉस्फेट का सूत्र होता है PO4 3- तो 3- आवेश इधर आ गया, कैल्शियम का 2 आवेश है इसके नीचे लिख के हम सूत्र बनाते हैं। तो ये हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट और यह है कैल्शियम फॉस्फेट हड्डियों का मुख्य घटक है और इन्हीं से मुख्यतः हड्डियां निर्मित होती है। और इस कैल्शियम फॉस्फेट को ही हम नाम देते हैं रॉक फॉस्फेट कहा जाता है। क्या कहेंगे? रॉक फॉस्फेट कहते हैं। और एक और आपको इसके साथ नाम ध्यान रखना है, यदि कहा जाए रॉक सॉल्ट तो रॉक सॉल्ट क्या है? तो रॉक सॉल्ट कहा जाता है सोडियम क्लोराइड को, जबकि रॉक फॉस्फेट कहा जाता है कैल्शियम फॉस्फेट को। और कैल्शियम फॉस्फेट हड्डियों का मुख्य घटक है। और यदि आपको इसके साथ में कहा जाए कि कैल्शियम फॉस्फेट के साथ में ये किस रूप में धातुओं का या इनेमल का निर्माण करता है तो यहाँ पर कैल्शियम फॉस्फेट के साथ में यदि मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख देता हूँ या फिर इसकी जगह कैल्शियम फ्लोराइड लिख देता हूँ या इसकी जगह कैल्शियम क्लोराइड लिख देता हूँ, तो इसके साथ ही CaOH होल ट्वाइस जुड़ा हो, CaF2 जुड़ा हो, CaCl2 जुड़ा हो, तो ये सभी यौगिक कैल्शियम फॉस्फेट के साथ में संयोजित अवस्था में द्विक लवण के रूप में इनेमल और दांतों का संश्लेषण करते हैं, जिसको हम अगर OH होल ट्वाइस CaOH होल ट्वाइस इसके साथ जुड़ा है तो इसको कहते हैं हाइड्रोक्सी एपेटाइट। CaF2 जुड़ा है Ca3PO4 होल ट्वाइस के साथ में तो इसको कहा जाता है फ्लोर एपेटाइट। और अगर CaCl2 जुड़ा है तो इसको हम कहते हैं क्लोर एपेटाइट। तो इस तरीके से एपेटाइट किसको कहा जाएगा? Ca3PO4 होल ट्वाइस डॉट
इसके साथ में CaOH होल ट्वाइस जुड़ा हो या CaF2 जुड़ा हो या CaCl2 जुड़ा हो, 2 अणु होने चाहिए, तब हम इसको क्या नाम देते हैं, हाइड्रोक्सी एपेटाइट, फ्लोर एपेटाइट और क्लोर एपेटाइट के नाम से दर्शाते हैं। रॉक फॉस्फेट का सूत्र आपको बता दिया है, रॉक सॉल्ट का सूत्र बता दिया, बाकी यौगिकों के सूत्र भी आपको प्रदर्शित कर दिए। तो इस रूप में आपको रासायनिक यौगिकों के अणु सूत्र भी बनाने आने चाहिए और उनका नामकरण भी लिखना आना चाहिए। नेक्स्ट में बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट मिश्रण के पृथक्करण की प्रक्रिया से लिया गया प्रश्न है, जिसमें दिया गया है कैसिटेराइट से वोल्फ्रेमाइट को पृथक करने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है। यह प्रश्न आपके धातु निष्कर्षण में सांद्रण की प्रक्रिया से लिया गया प्रश्न है, जिसमें कैसिटेराइट, वास्तव में टिन स्टोन को कैसिटेराइट कहते हैं, जिसका सूत्र होता है SnO2, और इसके साथ में उपस्थित है वोल्फ्रेमाइट। वोल्फ्रेमाइट, वोल्फ्रम आपको ध्यान होगा, टंगस्टन का प्रतीक W लिखा जाता है, W लैटिन नाम के रूप में क्या है, वोल्फ्रम है, और वोल्फ्रेमाइट का मतलब यह ऑक्साइड के ऑक्सी ऋणायन के रूप में उपस्थित है, और इसका सूत्र होता है FeWO4, और यह है वोल्फ्रेमाइट। और चूंकि वोल्फ्रेमाइट में आयरन है, अतः यह चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करेगा, और चुंबकीय प्रकृति का होने के कारण हम इस भाग को तो चुंबक के तरफ आकर्षित करके पृथक करेंगे, और चूंकि SnO2 में आयरन नहीं है, यह बाह्य चुंबक को आकर्षित नहीं करता, ऐसी स्थिति में हम चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा इन दोनों को पृथक करते हैं। चूंकि अयस्क टिन का है, Sn का है, तो ऐसी स्थिति में ये तो हो जाएगा अयस्क SnO2, और उसके साथ में ये अशुद्धि है, तो इस अशुद्धि को हम कहते हैं आदात्री। तो आदात्री को अयस्क से पृथक करने के लिए कौन सी विधि काम में ली जाएगी, क्योंकि इसमें आदात्री कैसा है, चुंबकीय प्रकृति का। तो आदात्री या अयस्क में से कोई भी एक यदि चुंबकीय प्रकृति का है, तो उसको पृथक करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, चुंबकीय पृथक्करण विधि। और यह आपके निष्कर्षण, ये सांद्रण की प्रक्रिया में, धातु निष्कर्षण के अंदर जो सांद्रण की प्रक्रिया आती है, उसमें हम इस विधि का उपयोग करते हैं, और इन दोनों मिश्रणों को पृथक करने के लिए हम चुंबकीय पृथक्करण विधि का उपयोग करेंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय पृथक्करण। तो नाम इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, वोल्फ्रेमाइट में आयरन होने के कारण चुंबकीय प्रकृति का आदात्री है, इसलिए इसको अयस्क से पृथक करने के लिए हम चुंबकीय पृथक्करण विधि का उपयोग करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं, पेट्रोलियम से पेट्रो रसायनों का पृथक्करण करने हेतु कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है। रिफाइनरी के द्वारा, या रिफाइनरी में हम पेट्रोलियम से विभिन्न पेट्रो रसायनों को पृथक करते हैं, और यहाँ रिफाइनरी के अंदर इन पेट्रो रसायनों को पृथक करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है, वही आपका राइट आंसर है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आसवन, प्रभाजी आसवन, भाप आसवन और निम्न दाब पर आसवन। तो ऐसी स्थिति में पेट्रोलियम में सभी पदार्थ एक साथ मिश्रित अवस्था में है, जो एक दूसरे में पूर्ण रूप से मिश्रणीय है। ऐसी स्थिति में हम सामान्यतः भाप आसवन विधि का उपयोग नहीं कर सकते। दूसरा, इनमें जो पेट्रो रसायन है, इन पेट्रो रसायनों के क्वथनांकों के अंदर अंतर बहुत कम होता है। ऐसी स्थिति में इनको पृथक करने के लिए हम साधारण आसवन विधि काम में नहीं ले सकते। और अगला, चूंकि सभी यौगिक एक ही प्रकृति के हैं, अपने क्वथनांक पर विघटित नहीं होते हैं, इसलिए इनको निम्न दाब पर भी आसवन नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में हम प्रभाजी आसवन की विधि के द्वारा इनका पृथक्करण करते हैं, या फिर कह सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की प्रक्रिया के द्वारा हम इनका पृथक्करण करते हैं। तो रिफाइनरी के अंदर कौन सी प्रक्रिया संपन्न की जाती है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या प्रभाजी आसवन, और प्रभाजी आसवन द्वारा पेट्रोलियम से विभिन्न पेट्रो रसायनों को पृथक किया जाता है। तो रिफाइनरी के अंदर पृथक्करण के लिए हम प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग करते हैं। अगले प्रक्रिया में अगला प्रश्न है पूर्ण। अब प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, इसका राइट आंसर किस तरीके से आता है। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपके, पूर्ण अमिश्रणीय द्रवों के मध्य, पूर्ण अमिश्रणीय, दो द्रव हैं जो एक दूसरे में पूर्ण मिश्रणीय नहीं है या पूर्ण अमिश्रणीय है, तो पूर्ण अमिश्रणीय द्रवों के मध्य किसी विलेय के वितरण विधि द्वारा पृथक्करण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो
दो पदार्थ या दो द्रव एक दूसरे में पूर्ण अमिश्रणीय है और इनके मध्य किसी एक पदार्थ के वितरण की प्रक्रिया द्वारा पृथक करने की प्रोसेस या प्रक्रिया को, तो वितरण विधि से पृथक करने की प्रक्रिया के लिए एक विशिष्ट शब्द काम में लिया जाता है और यह शब्द यहाँ पर ऑप्शन के अंदर आप देख के ज्ञात करें। निष्कर्षण है, वर्णलेखिकी है, अपकेंद्रण है या निथारने की प्रक्रिया। तो सिंपल सा है, यहाँ पर दो पूर्ण अमिश्रणीय द्रवों के मध्य किसी एक विलेय के वितरण विधि द्वारा पृथक करने की प्रक्रिया को हम निष्कर्षण या एक्सट्रैक्शन मेथड के द्वारा पृथक करते हैं। तो निष्कर्षण की विधि द्वारा इनको शुद्ध किया जाता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आयोडीन को हम जल से पृथक करना चाहें तो इसके साथ में कार्बनिक विलायक के रूप में पूर्ण अमिश्रणीय विलायक बेंजीन या इसकी जगह कार्बन टेट्राक्लोराइड या इसकी जगह कार्बन डाइसल्फाइड लिया जा सकता है, जिसमें आयोडीन जल की तुलना में कार्बनिक विलायकों के अंदर अधिक घुलनशील है, इसलिए जल में से आयोडीन सीधी किस में स्थानांतरित हो जाएगी, कार्बनिक विलायक में, और उस विलायक को हम फिर वाष्पीकृत करके शुद्ध आयोडीन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो प्रश्न को ध्यान से देखना। पूर्ण अमिश्रणीय द्रवों के मध्य यदि किसी विलेय को वितरण विधि द्वारा पृथक करना है तो हम उसके लिए निष्कर्षण या एक्सट्रैक्शन मेथड का उपयोग करते हैं। और यह एक्सट्रैक्शन मेथड यहाँ पर कौन से नियम का पालन करता है, ये नियम आप नीचे नोट करके बताना क्या स्थिति। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1। नेक्स्ट में हम लेते हैं अगला प्रश्न है कैरेट 22 कैरेट गोल्ड लिखा गया है 91.6% 91.6% गोल्ड को ही हम क्या नाम देते हैं, 22 कैरेट गोल्ड कहते हैं। और 24 कैरेट गोल्ड है तो उसको 100% गोल्ड कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में 22 कैरेट गोल्ड वास्तव में क्या है, तो 22 कैरेट गोल्ड का मतलब इसमें गोल्ड 91.6% है। इसके अलावा इसके साथ में कॉपर हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है या सिल्वर हो सकता है। और चूंकि इसमें दो पदार्थों का ये समांगी मिश्रण है, विलयन है, ऐसी स्थिति में यह मिश्रण की श्रेणी में आएगा। और कौन सा मिश्रण होगा, यह समांगी मिश्रण कहलाता है। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि सभी मिश्र धातुएं जितनी भी हैं ये सभी समांगी मिश्रण या कह सकते हैं विलयन बनाती है या सॉल्यूशन बनाती है। तो इस तरीके से आपका राइट आंसर अब आ गया होगा। 22 कैरेट गोल्ड वास्तव में क्या है, समांगी मिश्रण या विलयन है, जो कि दो ठोस का समांगी मिश्रण है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल मिश्रण लिखा है, वास्तव में ये समांगी मिश्रण है। तो मिश्रण भी राइट आंसर है। तो दो पदार्थों का समांगी मिश्रण 22 कैरेट गोल्ड के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। या जितने भी हम मिश्र धातुएं काम में ले रहे हैं, सभी मिश्र धातुएं भी समांगी मिश्रण या विलयन का निर्माण करती है। नेक्स्ट प्रश्न है पात्र में संपन्न ऊष्माशोषी अभिक्रिया के संपन्न होने का निर्धारण कैसे करते हैं। तो प्रक्रिया आप देखें, पात्र है, उसके अंदर प्रक्रिया कौन सी हो रही है, ऊष्माशोषी। अगर मैं कोई भी पात्र यहाँ पर ले रहा हूँ और पात्र के अंदर यदि ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो रही है तो यहाँ पर जो अभिक्रिया संपन्न होगी वो क्या करेगी, ऊष्मा लेगी। और पात्र खुद क्या करता है, ऊष्मा दे रहा है। तो ऊष्मा अभिक्रिया ले रही है, कहाँ से लेगी, पात्र से। इसका मतलब पात्र यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। और उसी से पता चलेगा कि अभिक्रिया ऊष्माशोषी प्रकृति की है, क्योंकि पात्र वास्तव में क्या है, परिपार्श्व कहलाता है। तो ध्यान रखना है कि यदि कप के अंदर चाय ले रखी है, गर्म चाय ले रखी है, तो गर्म चाय यहाँ पर निकाय है और कप जो है वो परिपार्श्व है। यदि हम उस कप के अंदर कोई ऊष्माशोषी अभिक्रिया लेते हैं तो ऊष्माशोषी का मतलब ये वातावरण से ऊष्मा लेगी या परिपार्श्व से ऊष्मा लेगी। तो कप से यदि अंदर ऊष्माशोषी अभिक्रिया ऊष्मा लेती है तो कप क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। और इसीलिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया की पहचान या निर्धारण कैसे करेंगे, पात्र के ठंडे होने से। तो ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, पात्र गर्म होने के आधार पर। पात्र कब गर्म होगा, जब
पात्र के अंदर जो अभिक्रिया संपन्न हो रही है वो ऊष्मा उत्सर्जित करेगा, तब भी पात्र उस ऊष्मा को लेकर गर्म हो जाएगा। अर्थात ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होती है तो पात्र गर्म होने के आधार पर पता चलेगा। इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं। सेकंड, पात्र से गैस निकलने नहीं, पात्र गैस से कोई लेना देना नहीं है। पात्र ठंडा होने के आधार पर बिल्कुल राइट है, इससे पता लग जाएगा। चौथा ऑप्शन भी चेक कर लें, पात्र में अवक्षेपण के आधार पर कोई मतलब नहीं है, तो न तो अवक्षेपण, न गैस और न ही पात्र के गर्म होने के आधार पर। हम केवल पात्र के ठंडे होने के आधार पर उष्मा शोषी अभिक्रिया का और पात्र के गर्म होने के आधार पर उष्मा क्षेपी अभिक्रिया का निर्धारण करते हैं और उसी से हम इसकी पहचान करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लेड की कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था सही है? सबसे पहले तो लेड आप ध्यान रखना, आवर्त सारणी के अंदर कौन से वर्ग का सदस्य है, तो आपको ध्यान रखना है 14th वर्ग का सदस्य है, जिसकी संयोजकता हमेशा 14th वर्ग के अनुसार अधिकतम 4 हो सकती है, या उससे यदि कम कर दी जाए तो कितनी हो सकती है? 2 हो सकती है। तो संयोजकता 4 और 2 हो सकती है। चूंकि लेड कौन से खंड में है? पी खंड का सदस्य है, और पी खंड के तत्वों के अंदर हमेशा संयोजकताओं के मध्य कितने का अंतर होता है? 2 का अंतर होता है। इसलिए हम यहाँ निर्धारित कर देंगे लेड पीबी, प्लम्बम प्रतीक के रूप में, प्लम्बम लैटिन नाम से प्रतीक दिया गया है। संयोजकता वर्ग संख्या का सदस्य है, उसी के आधार पर उच्चतम संयोजकता, और उससे कम 2 संयोजकता करके हम उसकी दूसरी संयोजकता प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि ये पी खंड का सदस्य है। तो आप देख सकते हैं लेड की कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था सही है, तो ये संयोजकता लिखी है, यही इसकी ऑक्सीकरण अवस्था के रूप में भी प्रदर्शित होगी। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं +2 और +4 जो दिया गया है, तो चूंकि संयोजकता लिखते हैं तो आपको आगे प्लस और माइनस चिन्ह नहीं लगाना, लेकिन यदि आप ऑक्सीकरण अवस्था लिखें तो यहाँ आपको प्लस और माइनस भी प्रयुक्त करना है। चूंकि लेड धात्विक प्रकृति का है, ऐसी स्थिति में इसकी ऑक्सीकरण अवस्था धनात्मक रूप में होगी। ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा 2 या त्यागता है 4 इलेक्ट्रॉन, और इसीलिए यह +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पर आंसर होगा पहला, +2 और +4 इसकी ऑक्सीकरण अवस्था। और निर्धारित कैसे की है ये ध्यान रखना। इसके अलावा यदि मैं टिन लेता हूँ तब भी ये ऑक्सीकरण अवस्था +2 और +4 प्रदर्शित करेगा, इसी वर्ग का सदस्य है। यदि मैं बात करता हूँ एंटीमनी, जो कि वर्ग संख्या 15 का सदस्य है, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं +3 और +5 2 के अंतर युक्त प्रदर्शित होगी, और इसी रूप में हम इसको दर्शाते हैं, और यही प्रक्रिया आपको ध्यान में रखनी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? ये भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से लिया गया प्रश्न है, और इसमें आपको बताना है कि रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल कौन सा है। रासायनिक परिवर्तन का मतलब है कि यदि किसी भी पदार्थ के अंदर उसका संगठन परिवर्तित हो जाता है, या उसकी प्रकृति बदल जाती है, या उसके गुण परिवर्तित हो जाते हैं, तो उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और रासायनिक परिवर्तन हमेशा ही अनुत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। अगर रासायनिक परिवर्तन हो चुका है तो उन्हीं परिस्थितियों में रासायनिक परिवर्तन को वापस सामान्य परिवर्तन में या सामान्य अवस्था में आसानी से बिना परिपार्श्व में परिवर्तन किए नहीं लाया जा सकता है। इसका मतलब रासायनिक परिवर्तन को कैसे प्रदर्शित करेंगे, कौन सा उदाहरण है? तो पहला है कागज का जलना। कागज चूंकि सेलुलोज है, कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट के जलने से इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल निर्मित होता है, तथा यौगिक के अणुसूत्र में परिवर्तन हो गया, संगठन में परिवर्तन हो गया। कार्बोहाइड्रेट का सूत्र अलग है और कार्बन डाइऑक्साइड H2O का सूत्र अलग है, गुण भी अलग है, अतः यह रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। इसके अलावा नरम लोहे का चुंबकित होना, चुंबकित होने पर केवल वहां पर जो प्रक्रिया के अंदर या धातु के अंदर जो डोमेन है, ये डोमेन एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनों का समानांतर चक्रण पाया जाता है। वहां पर केवल इलेक्ट्रॉनिक स्पिन है वो समानांतर हो जाती है, डोमेन निर्मित हो जाते हैं, तभी जाकर के चुंबकित होना प्रारंभ हो जाता है या नरम लोहा चुंबकित होता है। लेकिन उसमें उसके किसी भी रासायनिक गुण या संगठन में परिवर्तन नहीं होता, अतः यह
भौतिक परिवर्तन को प्रदर्शित करेगा। ऐसे ही जल में शक्कर का घुलना, जल में शक्कर घुलने पर केवल हाइड्रोजन बंधों की सहायता से जल के अंदर शक्कर के अणु पृथक हो जाते हैं। हाइड्रोजन बंधों से जुड़ करके पृथक होने की प्रक्रिया में रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता, अतः यह भी एक भौतिक परिवर्तन है। और जल से बर्फ के घनों का बनना, बर्फ के घन का मतलब हो जाएगा आइस क्यूब्स को हिंदी के अंदर लिखा है बर्फ के घनों का बनना या आइस क्यूब्स का बनना, तो वास्तव में जल द्रव अवस्था में, आइस क्यूब ठोस अवस्था में अवस्था परिवर्तन है। तो अवस्था परिवर्तन किस में आ जाएगा? भौतिक परिवर्तन की श्रेणी में। तो संगठन परिवर्तन है वो रासायनिक परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन है वह भौतिक परिवर्तन की श्रेणी में आता है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा पहला, कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है? आपको ध्यान रखना है, ऐसे प्रश्नों में जो सवाल आया है उसको अंडरलाइन कर लें, रासायनिक परिवर्तन सेलेक्ट करना है और आगे चेक कर लेना, नहीं तो लिखा हुआ नहीं है, चूंकि इसमें नहीं लिखा है इसलिए ऐसी स्थिति में केवल आपको रासायनिक परिवर्तन सेलेक्ट करना है। उसके लिए आप पहले देखेंगे प्रश्न के पहला ऑप्शन दिया है सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण में सोडियम और क्लोराइड आयन केवल व्यवस्थित होते हैं, वहां पर संगठन में परिवर्तन नहीं होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्थानांतरण नहीं होता। इसका मतलब सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीकरण भौतिक परिवर्तन की श्रेणी में आता है। इसी तरीके से देखें बर्फ का गलन, बर्फ का गलन का मतलब इसमें केवल ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन सूत्र H2O या संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए बर्फ का गलन वास्तव में भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो सेकंड भी भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक नहीं। तीसरे में आ जाइए, दुग्ध का स्कंदन, दुग्ध का स्कंदन या फटने की प्रक्रिया या पनीर निर्माण की प्रक्रिया। और इसमें चूंकि दूध या दुग्ध, इसको दो तरीके से लिखा गया है, दुग्ध लिखें तो ये लिखा जाएगा और दूध लिखें तो इसको ऐसे लिखा जाता है, दूध और दुग्ध। तो दुग्ध वास्तव में कॉलॉइड है और कॉलॉइड का फटने की प्रक्रिया या स्कंदन प्रक्रिया द्वारा अवक्षेपण या स्कंदन होता है, जो दो या अधिक भागों में पृथक हो जाता है, जिसमें प्रेक्षेप प्रावस्था और प्रेक्षेपण माध्यम दोनों अलग अलग हो जाते हैं और इसी को हम कहते हैं स्कंदन। तो और कॉलॉइड के अंदर ही स्कंदन शब्द काम में लिया जाता है। और चूंकि इस प्रक्रिया के अंदर कंप्लीट रूप से संगठन बदल जाता है, इसलिए यह रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी में आता है। तो स्कंदन वास्तव में क्या है? रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी में आता है। और दूध के फटने की प्रक्रिया में पनीर अगर बन जाता है तो पनीर से पुनः दूध में परिवर्तन संभव नहीं है, अनुत्क्रमणीय प्रकृति का होगा, संगठन बदल जाता है, इसलिए इसको रासायनिक परिवर्तन मानते हैं। तो यहाँ पर दूध का या दुग्ध का स्कंदन या फटने की प्रक्रिया रासायनिक परिवर्तन है। और हमें चूंकि रासायनिक परिवर्तन निकालना है तो केवल स ही रासायनिक परिवर्तन है, और कुट के आधार पर सही उत्तर यदि चुना जाए तो केवल स ही राइट आंसर होगा और आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 2। तो इस आधार पर हम एक एक को पहले ऑप्शन देखे बिना इनको सिद्ध करें या प्रदर्शित करें भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक, और फिर उसके बाद में ऑप्शन या कुट से राइट आंसर सेलेक्ट करते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? और इसका बिल्कुल सिंपल आंसर है वाष्पीकरण प्रक्रिया के द्वारा। वाष्पीकरण प्रक्रिया द्वारा ठंडा क्यों होता है जल? उसका रीजन है कि किसी भी द्रव की सतह पर जो द्रव के अणु हैं ये वायुमंडलीय गैसों के साथ में घर्षण की प्रक्रिया द्वारा कुछ मात्रा में ऊर्जा अवशोषित करते हैं तथा अतिरिक्त कुछ मात्रा में ऊर्जा अपने ही द्रव के अन्य अणुओं से लेकर के क्या होते हैं? वाष्पीकृत होते हैं। तो इस वाष्पीकरण की प्रक्रिया में ऊपर जो जाने वाले वाष्पीकृत होने वाले अणु हैं ये शेष बचे अणुओं से कुछ ऊर्जा लेकर जाते हैं। ऐसी स्थिति में शेष बचे अणुओं की ऊर्जा कम होने के कारण उनका ताप धीरे धीरे क्या होता है? घटता है। और इसी आधार पर मटके के अंदर भरा हुआ जल, मटके के अंदर जो सूक्ष्म छिद्र हैं उससे जल कहाँ आता है? सतह पर आता है, और सतह वायु के संपर्क में आने के कारण वह जल के अणु
वायु के संपर्क में आए हैं वे पीछे बचे हुए अणुओं से कुछ मात्रा में ऊर्जा लेकर वाष्पीकृत होते हैं और इस प्रक्रिया के अंदर नीचे जो घड़े के अंदर रखा हुआ शेष अणु हैं, जल के अणु, वे गतिज ऊर्जा में कमी के कारण टेम्परेचर घटाते हैं और ठंडक प्रदर्शित करते हैं या ठंडे हो जाते हैं। तो वाष्पीकरण प्रक्रिया द्वारा घड़े में रखा जल क्या होता है? ठंडा होता है। इसी तरीके से यदि हम नहाकर पंखे के नीचे खड़े होते हैं तो वहां पर भी हमें ठंडक का एहसास क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके जात के ऊपर या सतह पर जो जल है वह हवा के संपर्क में जब वाष्पीकृत होता है तो आपके हाथ से ऊष्मा लेकर निकलता है। ऐसी स्थिति में आपके हाथ में टेम्परेचर कम होता है और इसी से ठंडक महसूस होती है। अर्थात वाष्पीकरण प्रक्रम की सहायता से ही या कारण ही घड़े में रखा जल ठंडा होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण। द्रवण का मतलब होता है लिक्विफिकेशन का मतलब नहीं है क्योंकि पूरा जल ही द्रव अवस्था में है। ऊर्ध्वपातन का मतलब ठोस से गैस में, लेकिन यहाँ पर द्रव है जो गैस में बदल रही है तो ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया नहीं। और चौथा इसमें आंसर हो नहीं सकता, इसलिए इंपॉर्टेंट आंसर होगा सेकंड। इसको महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रेणी में रखें और इस तरह के प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अंदर का विज्ञान आपको ध्यान रखते हुए इसके उत्तर प्रदर्शित करने हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया के द्वारा स्वच्छ करती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा पृथक करती है? तो सबसे पहले तो आप ध्यान रखें, गंदा पानी वास्तव में क्या है? रेत के कणों का जल में कॉलॉइड है। क्या है? जल में कॉलॉइड है। और अगर जल में रेत के कणों से निर्मित कॉलॉइड उपस्थित है तो कॉलॉइड को हम किस प्रक्रिया के द्वारा रेत के कण अलग कर सकते हैं? स्कंदन प्रक्रिया के द्वारा। और स्कंदन प्रक्रिया के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? रेत के कण जो दिए गए हैं इनके ऊपर निश्चित ऋणावेश है अधिशोषित अवस्था में, और इस ऋणावेश को उदासीन करने के लिए हमें विद्युत अपघटय की आवश्यकता होगी। विद्युत अपघटय की आवश्यकता होगी जो कि आयनीकृत होकर के विलयन में आयन उत्पन्न करे, और विलयन में विद्युत अपघटय के जो धनायन है ये धनायन इसको उदासीन करके रेत के कणों को स्कंदित कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में फिटकरी के अंदर कौन से आयन सक्रिय आयन के रूप में इसको उदासीन करेंगे? तो इसके अंदर सक्रिय आयन के रूप में धनायन होंगे जो कि यहाँ पर स्कंदन की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। तो फिटकरी के कौन से आयन? धनायन रेत के ऊपर उपस्थित ऋण आवेश को उदासीन करके इसको स्कंदित करते हैं। और ऐसी स्थिति में रेत के कण उदासीन होकर जब नीचे बैठ जाएंगे तली में तो इस प्रक्रिया को स्कंदन कहते हैं और पीछे शुद्ध द्रव या जल प्राप्त हो जाता है। तो सिंपल है, फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्कंदित करती है? प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है। तो उसका उत्तर हो जाएगा स्कंदन, क्योंकि ये कॉलॉइड है और कॉलॉइड में सक्रिय आयन धनायन रेत के ऊपर ऋणावेशित आयनों को उदासीन करके इसको स्कंदित करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? स्कंदन, या इसी को अंग्रेजी में हम कहते हैं कोएग्यूलेशन। क्या कहा जाता है? कोएग्यूलेशन कहते हैं। जबकि इसके अलावा अवशोषण वास्तव में क्या है? किसी पदार्थ के आंतरिक सतह पर किसी अन्य पदार्थ के कणों का प्रवेश होना अवशोषण या एब्जॉर्प्शन कहलाता है। तो इसको हम लिखते हैं एब्जॉर्प्शन। और सेकंड लिया गया है अधिशोषण, तो इसको कहा जाता है एडजॉर्प्शन। यह सतह की प्रक्रिया है, पृष्ठीय प्रक्रिया। जैसे रेत के कणों के ऊपर जो ऋणावेशित आयन है ये जुड़े हुए हैं तो ये केवल सतह पर है और सतह पर इसके संघनित हुए हैं या सतह पर एकत्रित हुए हैं, ये अधिशोषण प्रक्रिया कहलाती है या एडजॉर्प्शन कहलाता है। चौथा है अपोहन। अपोहन को कहा जाता है डायलिसिस। अपोहन को हम कहते हैं डायलिसिस। और डायलिसिस वास्तव में क्या काम आता है? ध्यान रखना है। डायलिसिस आपने सुना होगा, किडनी फेल्योर होने पर किडनी हमारे शरीर के अंदर जो रक्त है उस रक्त को छानने का काम करता है, उसमें अशुद्धियों को हटाने का काम करता है और उन अशुद्धियों से ही मूत्र निर्मित होता है। लेकिन उस प्रक्रिया में हम फिटकरी जो आपके जो किडनी है वो कौन सा काम कर रही है? अपोहन प्रक्रिया द्वारा
आपके रुधिर को शुद्ध करती है। उसी तरीके से किसी भी कोलॉइड को शुद्ध करने की प्रक्रिया को ही हम अपोहन या डायलिसिस कहते हैं। ब्लड भी कोलॉइड है, तो ब्लड के शुद्धिकरण की प्रक्रिया जिसमें अवांछित पदार्थों को हम पृथक करते हैं या अतिरिक्त भागों को हम इसमें से हटाते हैं, उसी को अपोहन या डायलिसिस कहा जाता है। तो सिंपल ध्यान रखना है, अपोहन क्या है? कोलॉइड को शुद्ध करने की प्रक्रिया जिसमें अवांछित आयनों को हम इस विलयन से या कोलॉइड से पृथक करते हैं ताकि कोलॉइड लंबे समय तक स्थायी बना रहे। इस प्रक्रिया को ही हम अपोहन या डायलिसिस कहते हैं। और किडनी से या किडनी द्वारा या वृक्क के द्वारा रुधिर के छानने की प्रक्रिया भी डायलिसिस या क्या कहलाती है? अपोहन कहलाती है। क्लियर है? तो इस तरीके से यहाँ पर प्रक्रिया में सारे ऑप्शन और राइट आंसर हो जाएगा स्कंदन। और अब हम ले रहे हैं अगला प्रश्न। एसीटोन व मेथिल अल्कोहल के मिश्रण से, एसीटोन है और दूसरा है मेथिल अल्कोहल, इनके मिश्रण से एसीटोन को किस प्रक्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है? तो इन दोनों के क्वथनांकों के मध्य बहुत अल्प अंतर होता है, कम अंतर होता है। ऐसी स्थिति में इनको अलग करने के लिए हम प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग करते हैं। और ये आपने पायरोलिग्नियस अम्ल से एसीटोन और मेथिल अल्कोहल को अलग करने के लिए ये प्रक्रिया आपने पढ़ रखी है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? प्रभाजी आसवन विधि। बाकी यहाँ पर छानना लिखा है, छानने की प्रक्रिया में दोनों पूर्ण मिश्रणीय द्रव है, नहीं छाने जा सकते। दूसरा है पृथककारी कीप द्वारा, जब पूर्ण अमिश्रणीय द्रव होते हैं तब जाके हम उसको पृथककारी कीप से पृथक कर सकते हैं, इसलिए सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा। और प्रभाजी रवाकरण, रवाकरण यहाँ वास्तव में शब्द है क्रिस्टलीकरण के लिए लिया गया है। क्रिस्टल को हम रवे कहते हैं, इसलिए ये क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। चूंकि दोनों द्रव हैं, पूर्ण मिश्रणीय है और क्रिस्टलीय प्रकृति के नहीं होते, इसलिए इनको इस विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? जब दो पूर्ण मिश्रणीय द्रव जिनके क्वथनांकों के मध्य 15 डिग्री सेंटीग्रेड से कम का अंतर होता है, उनको पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का में ली जाती है। ऑप्शन हो जाएगा नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न है, सोडियम क्लोराइड और नेफ्थलीन के मिश्रण को किससे वियोजित किया जाता है? इनको अलग करने के लिए हम कौन सा तरीका काम में लेते हैं? वियोजित का मतलब होता है पृथक करना, सेपरेट करना। तो सोडियम क्लोराइड है, दूसरा है नेफ्थलीन। चूंकि सोडियम क्लोराइड और नेफ्थलीन में से नेफ्थलीन ऊर्ध्वपाती पदार्थ है, इसलिए दो ठोस में यदि एक ऊर्ध्वपाती पदार्थ है तो हम इन दोनों को मिश्रण से ऊर्ध्वपाती पदार्थ को पृथक करने के लिए ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। तो चूंकि नेफ्थलीन ऊर्ध्वपाती पदार्थ है, इसलिए शुद्धिकरण के लिए हम कौन सी विधि का उपयोग करेंगे? ऊर्ध्वपातन विधि का उपयोग करेंगे। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। इसके अलावा ऊर्ध्वपाती पदार्थ कौन कौन से हैं? एक तो आयोडीन ऊर्ध्वपाती पदार्थ है, अमोनियम क्लोराइड ऊर्ध्वपाती पदार्थ है, नेफ्थलीन लिखा हुआ ऊर्ध्वपाती पदार्थ है। इसके अलावा एंथ्रासीन ऊर्ध्वपाती पदार्थ है, कपूर या कैंपर ऊर्ध्वपाती पदार्थ है, या बेंजोइक अम्ल अगर है तो ये भी ऊर्ध्वपाती पदार्थ है। अगर कहीं पर भी इन पदार्थों के साथ कोई अन्य पदार्थ ठोस रूप में उपस्थित है जो कि ऊर्ध्वपाती प्रकृति का नहीं है, लेकिन ये ऊर्ध्वपाती प्रकृति के हैं, तो इनके साथ में कोई अन्य एक पदार्थ दिया गया हो तो हटाने के लिए हम ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनको आपको ध्यान रखना। अगर इनके साथ कोई दूसरा पदार्थ घोल कर दिया या मिश्रण करके दिया गया है तो हम ऊर्ध्वपातन विधि का ही उपयोग करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? यौगिक नाम आते ही यौगिक का मतलब होता है दो या अधिक क्या होना चाहिए? भिन्न तत्व होने चाहिए। दो या अधिक भिन्न तत्व अगर आपस में निश्चित भारात्मक अनुपात में रासायनिक अभिक्रिया द्वारा जो उत्पाद बनाते हैं उसी को हम यौगिक कहते हैं। जैसे H2O यौगिक है, CO2 यौगिक है, NaCl यौगिक है। तो इसमें दो या अधिक भिन्न परमाणु हैं
तो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, यौगिक, जो कि निश्चित भारात्मक अनुपात में रासायनिक अभिक्रिया द्वारा निर्मित होते हैं, जिनके गुण अवयवी तत्वों से पूर्णतः भिन्न होते हैं। और इनमें एग्जाम्पल आपको देखना है। जो दूध दिया गया है ये वास्तव में क्या है, कॉलॉइड, और कॉलॉइड यहाँ पर विषमांगी मिश्रण के अंदर आते हैं, इसलिए ये यौगिक नहीं है। शर्करा C12H22O11 एक निश्चित रासायनिक सूत्र युक्त या रासायनिक संगठन युक्त पदार्थ है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, यौगिक। तीसरे में चाय, ये भी विषमांगी मिश्रण की श्रेणी में आता है। इसी तरीके से दिया गया कॉफी, ये भी विषमांगी मिश्रण की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पर 4 में से शर्करा ही यौगिक है, बाकी यौगिकों का मिश्रण है, जिसमें दूध कॉलॉइड रूप में विषमांगी मिश्रण, चाय भी कॉलॉइड विषमांगी मिश्रण, ये चाय विषमांगी मिश्रण, और कॉफी भी विषमांगी मिश्रण की श्रेणी में आती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको राइट आंसर सेलेक्ट करने हैं। और लास्ट प्रश्न है आज का, नम वायु में रखी गई लोहे की चादर पर जंग लग जाता है। तो यहाँ पर जंग क्या है, जंग, या इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं रस्ट। रस्ट क्या है, तो रस्ट, अगर लोहे की रस्ट की बात करें तो उसका सूत्र होता है Fe2O3XH2O, और ये यौगिक बनता है, और यही रस्ट को प्रदर्शित करता है, जिसका रासायनिक संगठन निश्चित है, इसलिए इसको हम किस श्रेणी में रखेंगे, यौगिक की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि लोहे से इसके गुण पूर्णतः भिन्न होते हैं और गुण बदल जाते हैं, तो ऐसी प्रक्रिया को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और प्राप्त पदार्थ के अंदर यदि निश्चित संगठन है तो उसे यौगिक भी कहा जाता है। तो रासायनिक परिवर्तन, और रासायनिक परिवर्तन के अंदर यौगिक बनता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जंग एक यौगिक है, तत्व नहीं है, क्योंकि 2 या अधिक तत्वों का निश्चित भारात्मक अनुपात में ये भारात्मक अनुपात में यौगिक पदार्थ बना हुआ है। लोहे और धूल का एक मिश्रण है, नहीं है। लोहे, ऑक्सीजन और जल का एक मिश्रण नहीं है, इनकी रासायनिक अभिक्रिया से बना यौगिक है, इसलिए लास्ट आंसर आपको ध्यान रखना है कौन सा होगा, यौगिक। तो लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया रासायनिक परिवर्तन है, जिसमें यौगिक निर्मित होता है, जिसका सूत्र है Fe2O3.XH2O जलयोजित अवस्था में रहता है। और इसके साथ ही ये इंपॉर्टेंट प्रश्न की सीरीज कंप्लीट होती है। इसी तरह की सीरीज मैं फिर टॉपिक के बाद में लेके आता रहूँगा, और इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए सारे छांट करके हमने इंपॉर्टेंट पुराने क्वेश्चंस जो एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं उनमें से और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के इस तरह की केम सीरीज क्वेश्चन की सीरीज बना रखी है। तो इसी के साथ आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।